नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। खास करके वर्तमान समय में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसके इम्पोर्टेंस को इनकार या झुठलाया नहीं जा सकता है। आप यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस पाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पाते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस पाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस पाते हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन। यानी कि एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको 24 आवर एक्सेस की 24/7 एक्सेस की अनुमति मिलती है। जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं वो यहाँ के एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा डिराइव किए गए होते हैं, स्ट्रक्चर्ड किए गए होते हैं। मैं यूपीएससी सीएससी के लिए पिछले 5 वर्षों से अध्यापन करने के साथ साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ हूँ। 2 बार यूपीएससी मेंस लिखने का सौभाग्य। आपके साथ मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये पढ़ा रहा हूँगा। साथ ही में करंट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। यूपीएससी विद अजय विक्रम या अंडर एट अनअकैडमी @अनअकैडमी _ अजय विक्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ करके जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे एक्सपीरियंस मेंटोर्स, एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के साथ एक सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव या कह सकते हैं सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर 15,000 से भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, प्लस और आइकनिक। प्लस के लिए 1 मंथ की फीस 9,000 रुपीज़ है, जबकि 12 महीने की फीस 49,500 रुपये है। ये जीएस की फीस है, सब्सक्रिप्शन जीएस का है। वहीं आइकनिक के लिए 12 मंथ का मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो 12 मंथ का है, 69,500 रुपये फीस है। और 36,000 36 महीने की फीस जो है वो 1,41,000 रुपये है। इसके लिए भी अगर आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। साथ ही में 1 मंथ के लिए ऑप्शनल की फीस जो है वो 5,000 रुपये है और 12 महीने के लिए ऑप्शनल की फीस 27,500 रुपये है। और अगर आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का सब्सक्रिप्शन मिलता है। सबमिट जो कि अभी 30 और 31 को होनी थी, अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। अनअकैडमी कम्बैट कराती रहती है एज यूजुअली। नेक्स्ट कम्बैट 7 Feb 2021 को हो रहा है। टाइम है 11 AM। 11 AM के टाइम पर हो रहा है। 36 मिनट, सॉरी 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस। 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और इन 60 क्वेश्चंस के टास्क से यदि आप जूझ करके पहली से तीसरी के बीच में कोई रैंक सिक्योर कर लेते हैं अपने लिए तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और साथ ही में यदि यहाँ चुक भी गए तो 4 से 150 के बीच में कोई रैंक लाने पर आपको 1,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलता है। आइकनिक प्राइस हाइक होने वाली है। आइकनिक अनअकैडमी का एक स्पेशल कोर्स होता है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है जहां पर हर इंडिविजुअल को, एवरी लर्नर को एक पर्सनल कोच मिलता है। मेंस के आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन पर ध्यान देता है, इवैल्यूएट कराता है। साथ ही में आपका ये प्लानर होता है, पर्सनल प्लानर होता है जो आपको आपके स्ट्रेटजी को लेकर के आगे गाइड करता रहता है। अनअकैडमी पर कॉम्बो कॉम्बो प्रोग्राम भी अवेलेबल है। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस के साथ यूपीएससी सीएससी जीएस आइकनिक आप ले सकते हैं। 12 महीने की फीस 70,103 रुपये। और यहाँ भी रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफर मिल जाएगा या ऑफ मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रवाल विरंजन की। कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग होता क्या है?
कारक, इंस्टेंसेस और साथ ही में इसके प्रकारों की बात कर रहे होंगे। आज हम लोग एक छोटा सा सेशन पहले कोरल रीफ कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आज जो है कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन, चूंकि इसमें यूपीएससी सीएससी में प्रवाल विरंजन पर 2018-19 में लगातार 2019 में आईएएस में मेंस आईएएस मेंस के जीएस में आईएएस जीएस के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। जीएस फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। प्रवाल विरंजन के ऊपर या प्रवालों के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की समीक्षा करना था, या क्या इम्पैक्ट होता है उनका ये बताना था। तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे प्रवाल विरंजन की या कोरल ब्लीचिंग की, और कोरल ब्लीचिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले इसके अर्थ परिचय की बात करेंगे, किसे कहते हैं, फिर इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। प्रवाल विरंजन के उदाहरण या अवसर इंस्टॉन्सेस कौन कौन से हुए हैं, कब ये अकर हुआ है, इंस्टॉन्सेस इंस्टॉन्सेस क्या क्या देखने को मिले हैं इनकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग के टाइप्स यानी कि प्रकारों की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग या कोरल ब्लीचिंग के प्रकारों की बात करेंगे। ये पीडीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी विद अजय विक्रम के नाम से ढूंढ करके जरूर सर्च कर लेंगे। बेहतर होगा आपके लिए कि अपडेटेड कंटेंट है और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए ज़रूर टेलीग्राम लिंक पर जा करके यूपीएससी विद अजय विक्रम सर्च करके पीडीएफ या पीपीटी जो है वो प्राप्त कर लें। अगर हम परिचय की बात करें तो हम लोगों ने पहले बात की थी, पहले चैप्टर में बात की थी परिचय से पहले, जब कोरल रीफ पढ़ रहे थे, तो पॉलिप कोरल पॉलिप एक जीव होता है। कोरल पॉलिप एक जीव होता है और ये सहजीवी के रूप में जूजेंथल 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 नाम के एल्गी के साथ या शैवाल के साथ रहता है। एल्गी या एल्गाई या शैवाल के साथ रहता है। ये शैवाल होता है, जूजेंथल एक शैवाल होता है, जबकि कोरल पॉलिप एक समुद्री कीट होता है। ये समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव होता है। ये एक सी एनिमल या समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव होता है। दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। किन्हीं कारणों से जब इनका रंग उड़ जाता है, यानी कि कौन, शैवाल शैवाल रंगहीन हो जाते हैं शैवाल रंगहीन हो जाते हैं। हमने जब कोरल रीफ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्रवालों का जो रंग होता है, प्रवाल कीटों का रंग, इनका अपना कोई रंग नहीं होता है, बल्कि ये शैवालों को आवास प्रदान करते हैं और उस उनको अपने ऊपर, अपने खोलों के ऊपर जगह देते हैं। ये समुद्री जीव यानी कि प्रवाल कीट जो होते हैं, वो शैवालों को, यानी कि जूजेंथल नाम के जो शैवाल है, उसको अपने शरीर के ऊपर जो खोल या रंध्रें बनी होती हैं उनमें जगह देते हैं। और शैवाल जो कि हरे भूरे रंग का होता है जो कि हरे भूरे रंग का होता है हरे भूरे रंग का होता है भूरे रंग का होता है, उसके कारण ये प्रवाल भी हरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं हरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ये शैवाल रंगहीन हो जाते हैं, वैसे ही, यानी कि किन्हीं कारणों से जब शैवालों का रंग उड़ जाता है या शैवाल मर जाते हैं, तो वैसे ही ये कीटों को भोजन मिलना बंद हो जाता है और ये भी क्या होते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, क्योंकि कीटों को भोजन शैवालों से प्राप्त होता है। तो जैसे ही ये मरते हैं, वैसे ही कीट भी मृत प्राय हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं, यानी कि व्हाइटनिंग कह सकते हैं, व्हाइटनिंग ऑफ जूजेंथल 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 is called called coral bleaching coral bleaching
मतलब जूजेंथल या शैवाल का सफेद होना ही क्या है? प्रवाल विरंजन है। सफेद होना ही प्रवाल विरंजन है। इसके पीछे दोनों तरह के कारक, मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह के कारक उत्तरदायी हो सकते हैं या होते हैं। प्रवाल जिनके बाह्य त्वचा में जूजेंथल नामक शैवाल वास करते हैं, जब कभी महासागरों के जल के तापमान में वृद्धि होती है या प्रदूषण बढ़ता है तो शैवालों की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत जीव भी मृत हो जाते हैं, अर्थात रंगहीन हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। विरंजन की प्रक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कारणों की बात करते हैं तो कारणों में सबसे पहले आखिर इनके कारण क्या होते हैं? अभी तक हम लोगों ने परिचय जाना कि प्रवाल विरंजन होता क्या है। अब बात करेंगे कारणों की, और कारणों में हम सबसे पहले एक एक करके कारणों की बात करेंगे। कारणों में पहला नंबर का कारण होगा वैश्विक तापन या तापमान में वृद्धि, या पृथ्वी के औसत तापमान में कह लेंगे कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम कोरल रीफ पढ़ रहे थे, इसलिए जा करके जो लोग नहीं देखे होंगे कोरल रीफ, वो कोरल रीफ वाली अ, जो सेशन है उसको भी देख लेंगे। देखने के बाद आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कोरल विरंजन होता क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रवाल भित्तियों का विकास ऐसे तापमान पे होता है, ऐसे महासागरीय क्षेत्र में होता है जहां पर तापमान तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के क्षेत्र में, तापमान वाले महासागरीय जल में 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड वाले महासागरीय जल में, महासागरीय महासागरीय जल में इनका विकास होता है। महासागरीय जल में ये विकसित होते हैं। यदि किन्हीं कारणों से इस तापमान में कमी आती है, इस तापमान में कमी आती है या वृद्धि होती है, तो चूंकि ये एक तरह के कह सकते हैं कि की स्टोन स्पेसीज होते हैं। की स्टोन स्पेसीज का मतलब हुआ कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक संवेदनशील जीवों से या जंतुओं से या कीटों से, तो ये महासागरीय परिवेश में या महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर ये एक तरह के की स्टोन स्पेसीज होते हैं। किसी भी तरह का पारिस्थितिकी परिवर्तन होने पर सबसे पहले इन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो प्रवाल विरंजन जो होगा वो वैश्विक तापन में, जब किसी भी तरह से, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पूर्व औद्योगिक स्थिति के तुलना में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है पृथ्वी का। और इस औसत तापमान में वृद्धि पर, यानी कि अब ये तापमान जो जहाँ पे ये पाए जाते हैं या जहाँ पे इनका विकास होता है, वहाँ का औसत तापमान अब 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। और ऐसी दशा में ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं और सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विल्किंसन की एक रिपोर्ट बनाई गई थी। विल्किंसन रिपोर्ट के अनुसार, या आयोग ने एक विल्किंसन आयोग बनाया गया था इनको जानने के लिए, या इनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के पड़ने वाले प्रभावों या इनके प्रवाल विरंजन के कारणों को पता करने के लिए विल्किंसन आयोग बना था। और विल्किंसन आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट में प्रवाल विरंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में वैश्विक वृद्धि, यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को एक महत्वपूर्ण कारक माना, क्योंकि औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापमान वृद्धि होने पर यह जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि इतने अधिक तापमान में परिवर्तन के बाद, कम होने पर और अधिक होने पर, दोनों दशाओं में इनका जीवित रह पाना संभव नहीं है। और इसलिए ये झुलस जाते हैं। इनके साथ जो शैवाल रह रहे होते हैं, तापमान वृद्धि होने पर वो झुलस जाते हैं या मर जाते हैं।
और उसके उपरांत प्रवाल कीटों की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्रवाल कीटों को जो भोजन की प्राप्ति होती है वो इन्हीं शैवालों से प्राप्त हो रही होती है, क्योंकि ये शैवाल इन प्रवाल कीटों के खालों में या छिद्रों में, छिद्र रंध्रों में वास कर रहे होते हैं, फूलों के रंध्रों में वास कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये प्रवाल मरेंगे, सॉरी शैवाल मरेंगे, वैसे ही प्रवाल कीटों की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये प्रवाल कीट शैवालों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे कारणों की अगर हम बात करें तो अल नीनो। अल नीनो एक घटना है, हमने पहले भी बताया था, बात की थी कि अल नीनो एक घटना है जो प्रशांत महासागर में पेरू के तट के लगभग 80 किलोमीटर दूर, पेरू के तट से वेस्ट में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर 80 किलोमीटर की दूरी पर घटित होती है। यह घटना 3 से 7 वर्षों के अंतराल पर घटित होती है। सामान्यतः सामान्यतः बहुत सी बुकों में ऐसा मिलेगा कि टेम्परेचर जो है 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी यह घटना अकर होती है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन एक बुक है पेंगुइन की डिक्शनरी, फिजिकल ज्योग्राफी की डिक्शनरी, जिसमें ये बताया गया है कि ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक बढ़ जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये होता क्या है बता दें। विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखीय क्षेत्र में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट चल रही होती है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधाराओं के मध्य में चल रही होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के मध्य में और इनके विपरीत चल रही होती है। जब सन का साउथवर्ड शिफ्टिंग होता है तो ये करंट भी दक्षिण की ओर शिफ्ट करती है, और नीचे से चलने वाली पेरुवियन करंट यानी कि हम्बोल्ट करंट, पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट से पेरू के तट पर ये दोनों आकर के मिलती हैं। सामान्य दशाओं में सामान्य दशाओं में सामान्य दशाओं में जब सामान्य कंडीशन होती है तो ऐसे दशाओं में यहाँ का तापमान दोनों के मिलने के उपरांत यहाँ का तापमान ठंडा रहता है या मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट होता है, ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ प्लैंक्टन्स का विकास होगा, मछली के विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। तो सामान्य दशाओं में जब अल नीनो उत्पन्न नहीं होती है तब यहाँ पे तापमान सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, मॉडरेट कर दिया जाता है, जिससे जिससे प्लैंक्टन्स का विकास होता है, मछली के उत्पादन के लिए क्या अनुकूल स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति को ला नीना की स्थिति कहते हैं। ला नीना की स्थिति कहते हैं, यानी कि इनके मिलने से जब जल राशि सामान्य रूप से ठंडी होती है, सामान्यतः ठंडी होती है, तो इसे कोल्ड वाटर, देखिए कोल्ड वाटर अलोंग अमेरिकन कोस्ट, साउथ अमेरिकन कोस्ट, तो ऐसी स्थिति को लानिना की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा एक समान नहीं होती है, बल्कि 3 से 7 वर्षों के अंतराल पर यह स्थिति परिवर्तित हो जाती है। भूगोलवेत्ताओं में लेकर के इसके परिवर्तन को लेकर के, खास करके तापमान में आने वाले परिवर्तन को लेकर के कोई एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, जबकि मैंने जैसा कि बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी की डिक्शनरी है पेंगुइन की, वहां पर इस तापमान की बात की गई है कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टेम्परेचर के बढ़ने के बाद जब ये जल राशि प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में फैलती है तो बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण, तापमान अधिक होने के कारण, तापमान तापमान अधिक होने के कारण प्रशांत महासागर के, खास करके पूर्वी प्रशांत महासागर के, प्रशांत प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के प्रवालों पर प्रवालों पर प्रवालों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अल नीनो प्रभाव सामान्य दशाओं से लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिनका प्रवालों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खास करके पूर्वी प्रशांत महासागर पर। यह हमने देखा कि पहला था वैश्विक तापन, यानी कि यह एक क्षेत्रीय घटना है। यह अल नीनो क्या होगा, अल नीनो का प्रभाव एक क्षेत्रीय स्तर पर पड़ेगा। यह एक क्या है,
एक क्षेत्रीय घटना है या एक निश्चित क्षेत्र में इसके द्वारा प्रवालों पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि वैश्विक तापन का या पृथ्वी के औसत तापमान के वृद्धि का प्रभाव सभी जगहों पर पड़ेगा, यानी कि सभी प्रवाल कीटों पर पड़ेगा या दिखाई देगा। चलिए, अन्य कारकों में बात करें, यदि हम अन्य कारकों की यदि हम बात करें तो अन्य कारकों में जल का प्रदूषण, वाटर पॉल्यूटेंट्स या वाटर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे। जैसे जल में अवसाद या अवसादीकरण, जैसे नदियों के मुहाने पर इनका विकास नहीं होगा, क्योंकि नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, और जब कभी ये अवसाद जीवों के मुख में चले जाते हैं तो इनकी यानी कि जीवों की यानी कि कीटों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही में ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन, जैव ऑक्सीजन मांग में वृद्धि यानी कि बीओडी में वृद्धि आदि कारणों से भी प्रवालों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गैलापागोस, बांग्लादेश, लाल सागर आदि में तेल रिसाव से प्रवालों की मृत्यु हुई है। अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों पे ध्यान दें तो डालें तो कहाँ कहाँ पर, कैरेबियन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी में, हम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे दो नदियां मिलती हैं आपस में। नदियों का नाम है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। इन नदियों के मुहानों के पास न्यू ऑरलियंस नाम का एक जगह होगा। न्यू ऑरलियंस न्यू ऑरलियंस नाम का एक जगह होगा, न्यू ऑरलियंस। ये न्यू ऑरलियंस जगह जो है अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी है, रिफाइनरी होगा। और ऑयल रिफाइनरी तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधन, और यहाँ से तेल का निर्यात या आयात भी किया जाता है। अगर कहीं बाहर से मंगाया जाता है तो यहीं पे तेल को रिफाइन किया जाता है। तो इस खाड़ी से यानी कि मैक्सिको की खाड़ी के रीजन में, फ्लोरिडा के तट पे मैक्सिको की खाड़ी के रीजन में, मैक्सिको की खाड़ी के रीजन में तेल का आयात या निर्यात होता है या परिवहन होता है, जिसके कारण अगर कभी ऑयल स्पिल्स हो गया या ऑयल का बिखराव हो गया सागरीय सतह पर, तो वो ऑयल फ्लोरिडा के तट पे पाए जाने वाले जो कोरल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं कोरल रीफ्स हैं इनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है या इनको मृत होने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक वैसे ही हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया जो है वो वेस्ट एशिया, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी सुदूर पूर्व भी कहा जाता है, फार ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है अमेरिकी देशों, सॉरी पश्चिमी देशों के द्वारा। यहाँ पर भी ऑयल ऑयल क्या है, मिनरल ऑयल मेन सोर्स या मेन क्या है, वे ऑफ अर्निंग है वेस्टर्न कंट्रीज में। और यहाँ पर भी क्या होगा, ऑयल के निष्कासन के बाद इनका निर्यात या आयात किया जाता होगा, जिससे फारस की खाड़ी और रेड सी और फारस की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवालों के जीवन पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये मृत हो जाएंगे। प्रभाव पड़ेगा और ये मृत हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे, फारस की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी, बांग्लादेश, लाल सागर जैसे या गैलापागोस जैसे द्वीपों में, जहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि तेल के रिसाव हुए हैं और तेल के रिसावों के कारण प्रवालों की मृत्यु हो गई है। इंस्टॉन्सेस अभी आगे हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस कर रहे होंगे तो बताएंगे कि ऐसे इंस्टॉन्सेस कब देखने को मिले थे। ईयर वाइज भी हम लोग बात करेंगे कि कब इस तरह के इंस्टॉन्सेस देखने को मिले थे जिसके कारण ऑयल रिसाव से यानी कि ऑयल स्पिल से या तेल रिसाव से इनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक कचरों को व्यक्ति क्या करता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग, या फिर ये कह सकते हैं कि एटॉमिक
वेस्टेज को ले जाकर के महासागरों में डंप करते हैं, और इस डंपिंग से भी या इस भंडारण से भी महासागरीय जीवों या महासागरीय पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी में कमी आती है, बीओडी में वृद्धि होती है, और फलस्वरूप प्रवाल कीटों की मृत्यु हो जाती है। समुद्री डंपिंग या जो ठोस अपशिष्टों के डंपिंग की बात कर रहे थे हम लोग, वही बात है। डंपिंग डंपिंग की बात करेंगे, ओशियानिक डंपिंग की बात करें, समुद्रों में नाभिकीय अपशिष्ट, जहाजों के मलबे और औद्योगिक कचरों को ले जा करके डंप किया जाता है, और इनके डंप किए जाने के बाद नाभिकीय अपशिष्ट अगर हैं तो रेडिएशन के द्वारा या फिर प्रदूषण के द्वारा प्रवाल कीटों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और प्रवाल विरंजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक बात ठीक बात है। यानी कि हम देखें मोटे तौर पर तो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी कारकों में सबसे प्रमुख कारक ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल और ह्यूमन बीइंग दोनों के। पूर्व औद्योगिक स्थिति के तुलना में अगर हम बात करें तो औद्योगिक काल के बाद मानव ने वायुमंडल में CO2 या फिर अन्य मेथेन या फिर अन्य तरह के जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके कंसंट्रेशन में, उनके संकेंद्रण में वृद्धि की, और वृद्धि करने के कारण काउंटर रेडिएशन में वृद्धि हुई, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हुई। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? स्वयं दोनों तरह का, प्राकृतिक कारणों से भी, किन्हीं कारणों से यानी प्राकृतिक या मानवीय दोनों कारणों से यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है ऐसी गैसों का वायुमंडल में जो काउंटर रेडिएशन के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मानव ने औद्योगिक काल के बाद इस तरह की गैसों में, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों, CH3s हों, HFCs, CH वो क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs हों, या फिर अन्य तरह की ऑक्साइड्स हों, सल्फर ऑक्साइड्स हों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स हों, ऑक्साइडों का निक्षेपण किया है, एक तरह से कह सकते हैं संकेंद्रण किया है। कहाँ पे? कंसंट्रेशन बढ़ाया है मानव ने वायुमंडल में, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की दशा उत्पन्न हुई है। तो मेन कारण ग्लोबल वार्मिंग था। इसके अलावा हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण के अलावा एक प्राकृतिक कारणों के रूप में अल नीनो भी है, जिम्मेदार है, जिसके कारण एक निश्चित अंतराल पर प्रशांत महासागर के एक हिस्से में एक ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 से 4 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो जाती है, और उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जो कोरल द्वीप हैं, वहां पे कोरल्स की यानी कि प्रवाल कीटों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, सागरीय जल का प्रदूषण और समुद्री डंपिंग, ये पूरी तरह से मानव जनित कारक हैं। इनके द्वारा, इन सब के द्वारा भी क्या होता है? प्रवालों की मृत्यु हो जाती है और प्रवाल विरंजन की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रवाल विरंजन के उदाहरणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यह घटना, प्रवाल घटना 1972 में भूमध्य सागर में देखी गई थी। भूमध्य सागर में देखी गई थी। और यह जो घटना है भूमध्य सागर की, या जिसे रूम सागर या भूमध्य सागर कहते हैं, इसे रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है, रूम सी या रूम सागर भी कहते हैं इसे। रूम सी या भूमध्य सागर की जो घटना थी, यह एक तरह के वायरस से संबंधित थी। जैसे अभी कोरोना वायरस या कोविड वायरस चल रहा है, जिसका मानवीय जीवन पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से 1972 में एक वायरस जनरेट हुआ था, और उसके कारण एक वायरस उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण भूमध्य सागरीय प्रवाल कीटों पर, भूमध्य सागर में जो प्रवाल कीट पाए जाते हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। साथ ही में इसके अलावा 1998 संतानवे अंठानवे में मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव, अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों पर यह पाया गया कि लगभग इनके 70% तक प्रवाल नष्ट हो गए हैं। इनके प्रवाल नष्ट हो गए हैं, और वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ताओं ने इसको प्रचंड विरंजन की संज्ञा दी। प्रचंड विरंजन विरंजन का मतलब है कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग से, ब्लीचिंग से ब्लीचिंग से इसका अभिप्राय है, इसकी संज्ञा दी। और इसी समय इस विरंजन के कारणों को पता लगाने के लिए
विल्किंसन नाम की विल्किंसन आयोग का गठन हुआ। विल्किंसन 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 आयोग आयोग का गठन हुआ। विल्किंसन आयोग का गठन हुआ। चलिए, और हाल ही में 2012-13 में भारत के लक्षद्वीप और लाल सागर में पाया गया कि सागरीय प्रदूषण या महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से लगभग यहाँ पे 50% या उससे अधिक 50% या उससे अधिक कीट जो हैं वो मृत हो गए हैं। मृत हो गए हैं। जब 1997-98 में ये घटना घटित हुई, 97, 97 एंड 8 होगा ये, 97-8 में जब यह घटना घटित हुई, तो उस समय जब विल्किंसन आयोग बना या विल्किंसन कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस रिपोर्ट में उसने, मैंने पहले भी कारणों में डिस्कस किया था कि विल्किंसन रिपोर्ट ने तापमान में यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को सबसे महत्वपूर्ण या सबसे व्यापक कारणों में से एक माना था। ठीक, जिसके कारण मॉरिशस, सेशेल्स यानी कि हम कह सकते हैं मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव, अंडमान निकोबार या फिर ये कह सकते हैं प्रशांत महासागर में भी, इन द्वीपों के लगभग 70% जो प्रवाल थे वो नष्ट हो गए थे। और इसके कारणों को पहचाना गया, तो विल्किंसन रिपोर्ट के माध्यम से विल्किंसन आयोग ने इनके कारणों में ग्लोबल वार्मिंग को महत्वपूर्ण कारक बताया। साथ ही में 2012-13 में जो हिंद महासागर में इस तरह के प्रवाल विरंजन की स्थिति देखी गई, उसके पीछे सागरीय प्रदूषण और महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि दोनों को कारण बताया गया। अब प्रवाल के विरंजन की यदि हम बात करें, प्रवाल विरंजन के टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग, टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग की बात करें, ब्लीचिंग के प्रकारों की बात करें, तो विल्किंसन रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में, या विल्किंसन आयोग ने, देखिए आयोग लिखा हुआ है, विल्किंसन आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में और खास करके किसी प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया के उपरांत यानी प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया के बाद मृत पाए गए जीवों के प्रतिशत यानी कि प्रवाल कीटों के प्रतिशत अनुपात के आधार पर इसको 4 प्रकार या 4 भागों में विभक्त किया है। इसको 4 भागों में या 4 प्रकार से विभाजित किया है, 4 भागों में बांटा है या 4 भागों में चिन्हित किया है। 4 प्रकार के प्रवाल विरंजनों का क्या किया है, अनुमान लगाया है या 4 प्रकार के विरंजनों को पहचाना है, जिसमें पहला विरंजन प्रचंड विरंजन जिसे कहा जाता है, या फिर इसे प्रलयकारी विरंजन भी कहा जाता है। इसको कहीं पे प्रलयकारी विरंजन, प्रचंड विरंजन या प्रलयकारी विरंजन, जिसे कैटास्ट्रॉपिक ब्लीचिंग, स्लीचिंग नहीं ब्लीचिंग, ये क्या है, ब्लीचिंग है, कैटास्ट्रॉपिक ब्लीचिंग, कैटास्ट्रॉपिक कैटास्ट्रॉपिक ब्लीचिंग, कैटास्ट्रॉपिक ब्लीचिंग, ब्लीचिंग की संज्ञा दी जाती है, कैटास्ट्रॉपिक ब्लीचिंग कहा जाता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 75% से भी अधिक प्रवाल मृत हो जाएं, तो इस प्रकार की घटना का संबंध इससे होता है, प्रचंड विरंजन से होता है, कैटास्ट्रॉपिक विरंजन से होता है। यानी कि किसी खास करके प्रवाल पारिस्थितिकी में, प्रवाल कीटों के पारिस्थितिकी तंत्र में यदि 70% या 75% या उससे अधिक जब प्रवाल कीटों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे विरंजन को प्रचंड विरंजन की संज्ञा दी जाती है। इस तरह के प्रवाल विरंजन की घटना मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस इंस्टॉन्सेस में। 1997-98 के वर्षों में कैरेबियन सागर के द्वीप, लाल सागर, रेड सी और प्रशांत महासागर में देखने को मिली। जब
पारिस्थितिकी तंत्र के यानी कि ऐसे सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में जहाँ पे प्रवाल कीट निवास कर रहे थे, कोरल पॉलिप्स निवास कर रहे थे, वहाँ के लगभग 70% या उससे भी अधिक प्रवाल कीटों की मृत्यु हो गई। कहीं कहीं अगर इसको परसेंटेज को लेकर के मतभेद मिलेगा, कहीं 70 या 75 या 80 लिखा हुआ हो या 70 से 90 लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 75 या 75 से अधिक, लगभग 75 या 75 से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इस तरह की ब्लीचिंग हुई? रेड सी में, रेड सी में, प्रशांत महासागर में, यहाँ पे तुवालू मिलेगा, फिजी मिलेंगे, ऐसे देशों में, और ये ग्रेट बैरियर रीफ वाले रीजन में, ग्रेट बैरियर रीफ वाले रीजन में इस तरह की ब्लीचिंग देखने को मिली कि कुछ क्षेत्रों के लगभग 70% या उससे अधिक जीव मृत हो गए हैं। वहीं गंभीर यानी कि सीवर ब्लीचिंग, सीवर ब्लीचिंग, ये बी है, बी नहीं है, बी है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन की इस अवस्था में 50 से 70% प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 50 से अधिक परंतु 70 से कम प्रवाल जब मृत हो जाए किसी प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के, तो ऐसी विरंजन के स्थिति को गंभीर विरंजन या सेवर ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है, या एक्सट्रीम भी कह सकते हैं कई मामले में ब्लीचिंग कहा जाता है। सोमालिया के तट, फ्लोरिडा के तट और कैरेबियन द्वीप समूहों के पश्चिमी भाग में इस तरह के ब्लीचिंग को देखा गया था 97-98 में। यानी कि इन भागों में, पश्चिमी कैरेबियन द्वीपों के पश्चिमी भाग में, मतलब कह रहा है ये क्यूबा में, क्यूबा के उत्तरी तट पे भी कोरल ब्रीच पाए जाते हैं, और फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा और क्यूबा, 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 इन दोनों जगह के प्रवालों की बात हो रही है मुख्यतः, कि यहाँ पे यानी कि फ्लोरिडा और कैरेबियन के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब क्यूबा में, और सोमालिया के तट पर, सोमालिया का मतलब इंडियन ओशन के अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया के तट पर 1997-98 के वर्षों में इस तरह की ब्लीचिंग देखने को मिली थी, जब विल्किंसन रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट, विल्किंसन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो पाया कि फ्लोरिडा के तट पर, क्यूबा के तट पर और सोमालिया के तट पर लगभग 50 से 70% जो कोरल्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं औसत विरंजन या मॉडरेट ब्लीचिंग या एवरेज ब्लीचिंग की बात करें, एवरेज ब्लीचिंग या मॉडरेट ब्लीचिंग की बात करें, तो जब किसी प्रवाल आवास में 30 से 50%, 30 से 50% तक के प्रवाल मृत प्राय हो जाएं या मृत हो जाते हैं, तो ऐसे विरंजन को ही औसत विरंजन की संज्ञा दी जाती है। भारत को लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, भारत के लक्षद्वीप, ये को नहीं होगा, भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले में, निकोबार वाले रीजन में होने वाले विरंजन का संबंध इसी तरह के विरंजन से है। भारत में कहाँ पर? भारत में यहाँ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, भारत में लक्ष द्वीप, द्वीप और अंडमान निकोबार, और अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार में जो ब्लीचिंग हुई, ये औसत ब्लीचिंग, औसत प्रवाल विरंजन की श्रेणी में रखी जा सकती है या रखा जा सकता है। ठीक बात। वहीं जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल और केवल 25% या उससे भी कम, कितना? 25% या उससे भी कम प्रवालों की मृत्यु हो, तो ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक सामान्य घटना होती है, या नेचुरल ब्लीचिंग भी हो सकती है। नेचुरल कारणों से, जो प्राकृतिक कारणों से होती है या सामान्य कारणों से होती है, स्वाभाविक कारणों से यह मृत्यु होती है, ऐसे विरंजन को प्राकृतिक विरंजन या सामान्य विरंजन या नॉर्मल विरंजन की संज्ञा दी जाती है, जो कि इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य सी घटना होती है। इससे कोई, जिसमें किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप या कह सकते
हैं कि क्लाइमेटिक चेंज के हाथ को नहीं माना जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रवाल होते क्या हैं, सॉरी, प्रवाल विरंजन क्या होता है, प्रवाल विरंजन के कारण क्या होते हैं, और प्रवाल विरंजन के कारणों के साथ प्रवाल विरंजन का परिचय क्या होता है। जब प्रवाल कीटों का रंग किन्हीं कारणों से उड़ जाए या व्हाइटनिंग हो जाए, व्हाइटनिंग की प्रक्रिया हो, व्हाइटनिंग हो, सफेदीकरण या श्वेतीकरण हो, तो उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। कारणों में पढ़ा वैश्विक तापमान, सामुद्रिक डंपिंग या समुद्रों में ठोस अपशिष्टों की डंपिंग, ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल रिसाव या अन्य तरह के प्रदूषक कारण, और साथ ही में रीजनल स्तर पर अल नीनो का प्रभाव। इसके बाद हम लोगों ने उदाहरण को अवसरों के रूप में देखा और फिर प्रकारों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे।